तो बच्चों आज की क्लास में आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। हम करंट कर रहे थे और हम देखते हैं कि करंट क्या होता है। तो करंट को हम जानते हैं कि दिस इज अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पर सेकेंड। तो हम यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं कि I/Q/T यानी कि अमाउंट ऑफ चार्जेस पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं, करंट। सपोज कीजिए कि हमारा एक क्रॉस सेक्शन है और इस क्रॉस सेक्शन से 10 सेकेंड में टाइम का यहाँ पर इम्पोर्टेंट एरिया का नहीं ध्यान रखेंगे। यदि कोई कंसेप्ट एरिया का हो तो उसे दिमाग से निकाल देंगे। ज़्यादा एरिया तो ज़्यादा कम करंट, कम एरिया तो कम करंट। अब यह टाइम से मतलब है कि क्रॉस सेक्शन में 10 सेकेंड से मान लेते हैं कि हमारे पास 50 कूलम चार्जेस पास कर रहे हैं। तो 1 सेकेंड में कितने पास करेंगे? 5 कूलम चार्जेस पास करेंगे। तो हम कहेंगे कि हमारा करंट इस वायर से कितना फ्लो कर रहा है, वो हमारा करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो 5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा तो उस केस में इसी 1 सेकेंड में और भी ज़्यादा फ्लो करेंगे, एरिया पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि अमाउंट ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट देखेंगे तो हमारे पास जो Q है, Q क्या चीज़ है? चार्ज है। चार्ज है, इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? कूलम्ब होता है। तो इस तरह से हमारे पास करंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? करंट का यूनिट हमारे पास हो जाएगा, ये जो करंट आई है इस करंट का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा? करंट का ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर सेकेंड। हम देख सकते हैं कूलम्ब पर सेकेंड। तो एम्पियर को हम क्या लिखेंगे? एम्पियर होता है करंट का जो कि कूलम्ब पर सेकेंड के बराबर होता है। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको डिफाइन करना हो कि 1 एम्पियर कितना करंट है, तो आप इसे कहेंगे कि यदि एक क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज पास करता है तो करंट कितना होगा बच्चों? 1 एम्पियर का होगा, 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं कि यूनिट क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का याद रखना है, क्या होता है? कूलम्ब होता है। अब आपको एक क्वेश्चन में देता हूँ, यदि आप कि ये जो चार्ज 1 कूलम्ब है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको निकालने के लिए आप सिंपल तरीका कर सकते हैं। आप बताइए कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है बच्चों? 1.6 × 10⁻⁻19 इतना कूलम्ब चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे ना। तो यदि आपको इसको रिवर्स करके कहा है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब में जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? आप इसको आराम से लिख सकते हैं, ये 1 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19 इतने इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हमारे किस चीज़ में होंगे? 1 कूलम्ब में होंगे। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर आएगी 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं। चलिए बाकी और बढ़ते हैं हम लोग। तो अब ये जो करंट है बच्चों, करंट को मेजर हम लोग किस करते हैं? तो करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है आमीटर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड आमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट and it is always connected in a circuit through which the current is to be measured. This is important है कि उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? आमीटर है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आमीटर है इंस्ट्रूमेंट का नाम, और उसको कैसे कनेक्ट करते हैं? तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कि सीरीज में क्या होता है और सीरीज में कनेक्ट क्यों करते हैं, इन सारी में आपको जब वोल्टमीटर के बारे में बताऊंगा तो अमीटर वोल्टमीटर दोनों का मैं एक साथ आपको समझाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन है हमारे पास 2.1 है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक करंट है 0.5 एम्पियर का, और इस 0.5 एम्पियर के करंट में, इस क्वेश्चन में करंट 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब से 0.5 एम्पियर का करंट जाता है, 10 मिनट के लिए जाता है।
तो आपको निकालना है सॉरी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास करंट कितना दिया हुआ है 0.5 एम्पियर और आपका टाइम क्या दिया हुआ है, तो 10 मिनट का टाइम दिया हुआ है। तो आई आपके पास क्लियर है कि आई कितना है 0.5 एम्पियर है, टाइम कितना 10 मिनट है, लेकिन ये मिनट में है बच्चों, इसको आप सेकेंड में कर लेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट में रखे ना, तो 600 सेकेंड हो जाएगा। आप हम फॉर्मूला को जब लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला अभी जो हमने पढ़ा है कि आई इक्वल क्या पढ़ा है क्यू बाई टी है ना, तो आई इक्वल क्यू बाई टी जो पढ़ा है इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आगे हमारे पास क्यू इक्वल ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू इक्वल आई बाई आई इंटू टी हो जाएगा। तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू इक्वल आई इंटू टी मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर जो आएगा आप देख सकते हैं आंसर क्या है 300 कूलम। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को खुद लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, तो आप जाके मैंने आपको बताया है फर्स्ट पेज में इसका आंसर खोजेंगे। कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है इसका आंसर आप लोग लिख कर रखेंगे। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट क्या है एम्पियर, तो 1 एम्पियर को आपको डिफाइन करना है, मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्जेस, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी मैंने ऑलरेडी बताया है। इन सभी का आंसर्स बच्चों आपको लिख के रखने अपनी कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर। एक वायर के इनसाइड में जो चार्जेस होते हैं उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या होते हैं। क्या लिखा हुआ यहाँ बच्चों देखते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर, हाउ डज अ मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आगे हम लोग इसमें देख सकते हैं कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, motion of electrons in a conductor is however very different from that of charges in empty space। यानी कि यदि हम लोग एम्प्टी स्पेस में चार्जेस को कंडक्ट होने की बात करें कि यदि कोई बिल्कुल नहीं है, एक खाली जगह है, तो इस खाली जगह में यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की या चार्जेस के कंडक्ट होने की बात करें तो इस खाली जगह में चार्जेस हमारे किस तरह से जाएंगे, उनके पास कोई बाधा नहीं होगा जाने का, कोई उन्हें ऑब्स्टेकल्स नहीं होंगे, आराम से स्मूथली जाएंगे। लेकिन इस एम्प्टी स्पेस तो हमारे कंडक्टर के अंदर होता नहीं है, तो कंडक्टर के अंदर तो क्या होते हैं कि ये जो जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करते हैं तो रास्ते में बहुत सारे दूसरी चीज़ें हैं, एटम्स हैं, उनमें एटम्स हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे, तो उनसे वो टकराएंगे और टकराने से उनका जो स्पीड है वो स्पीड उतना नहीं रह पाएगा, काफ़ी स्लो स्पीड से वो जाते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। और इतने स्लो स्पीड से जाते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड में पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो जब इतना ज़्यादा समय लगता है तो एक प्रश्न हमारे पास आता है, दिमाग में आना चाहिए कि जैसे ही हम लोग लाइट को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, वैसे ही हमारा बल्ब जल जाता है, पंखा चलने लगता है, उसको जाने में तो समय लगता है, कोलिजन होता है। तो इसका एक मैकेनिज़्म है कि लाइट के स्पीड से काफ़ी फास्ट स्पीड से वो कैसे मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्चुअल में आपको ये समझना है कि जब आप स्विच को ऑन करते हो तो उस समय ही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से किया तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये नेगेटिव टर्मिनल वाले पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, यदि तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ बल्ब तक पहुँचेंगे तब हमारा जाके बल्ब जलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम उसे कनेक्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो कंटिन्यूअस पाथ बन जाता है, या बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी एक फोर्स देता है मूव करने के लिए। सिर्फ उस कंटिन्यूअस पाथ को बनाने के लिए हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वायर के इलेक्ट्रॉन्स खुद ब खुद वो मूव करने लगते हैं, एक कंटिन्यूअस पाथ सिर्फ बन जाता है, वायर के इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं, जो जहाँ रहते हैं उससे आगे बढ़ने लगते हैं, तो एक फास्ट मैकेनिज्म हो जाता है। चलिए और इसके बारे में डिटेल तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज हाउएवर डिफरेंट फ्रॉम चार्ज इन एम्प्टी स्पेस,
व्हेन अ स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स मूव विद सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। तो यहाँ बच्चों एक ड्रिफ्ट स्पीड की बात किया गया है कि जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। तो देख सकते हैं ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, और आगे मैं आपको बताता हूँ लिख करके। तो करंट स्टार्ट्स ओनली व्हेन, तो ये सारे जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए वो सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। हम लोग लिखित में देखते हैं, रिटन में देखते हैं ड्रिफ्ट स्पीड का डेफिनेशन क्या होगा। तो बच्चों हमारे पास डेफिनेशन यहाँ आप देख सकते हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी। ये क्या है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स अलग, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही स्पीड से नहीं ना जा रहे हैं जी, सारे इलेक्ट्रॉन्स का अपना अपना स्पीड होगा ना, सबका कोलिजन का रेट अलग अलग है, अपना अपना स्पीड से जा रहे हैं। तो एक एवरेज वेलोसिटी हम लोग ले लेते हैं उस कंडक्टिंग वायर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उसका। तो एक एवरेज वेलोसिटी है विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड घसकते जाते हैं, गेट्स ड्रिफ्टेड कहाँ, टुवार्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देते हैं ना बैटरी से, बैटरी या सेल से क्या देते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। और ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आगे मैं आपको बताऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस बताते समय, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन देता है, हमारा बैटरी या सेल देता है। और ये इलेक्ट्रॉन्स के पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है दिस डायरेक्शन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये उल्टा होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पॉजिटिव, यहाँ पर मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आगे बढ़ेंगे, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा डायरेक्शन क्या होगा, इसका उल्टा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि क्या है आगे के कंसेप्ट्स में। बच्चों अभी मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ, इसको आप देखेंगे किस तरह से होता है, ठीक है। Drift velocity of electrons. When a potential difference of v volts is applied between the ends of a conductor of length L and area of cross section A having n number of free electrons per unit volume, then an electric field E is developed. The electrons in the conductor start moving with drift velocity on account of the electric field. Then time taken by the free electrons to cross the conductor is equal to length of the conductor L divided by the drift velocity Vd. सिंपली मुझे श्री राघव जी का एक, तो बच्चों अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देखने की हम लोग देख रहे थे, उसमें यूट्यूब से मैं दिखा रहा था इसलिए आगे यूट्यूब का आ गया था। चलिए क्या किया जा सकता है उसके लिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बच्चों क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए आपको कुछ टर्म्स जानने होंगे चार्ज से रिलेटेड। चार्ज से रिलेटेड वो क्या टर्म्स हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, तब फिर आप समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। मान लेते हैं बच्चों कि देखें हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने वाले हैं, तो एक चार्ज है हमारे पास, ठीक है। तो एक चार्ज है, कोई एक प्लस चार्ज है ना, और इस प्लस चार्ज को चारों तरफ एक एरिया होगा ना, ये प्लस या माइनस कोई भी चार्ज हो सकता है, प्लस या माइनस कोई भी, तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक एरिया होता है, जहाँ पर यदि दूसरे चार्ज को रखा जाए नेगेटिव को या पॉजिटिव चार्जेस को रखा जाए तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। सपोज कीजिए कि ये नेगेटिव चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे,
लेकिन ये पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अपना ये फोर्स लगा सकता है दूसरे चार्जेस पर। अब इस एरिया के बाहर में, इस जोन के बाहर में कहीं पर रखा रहेगा चार्ज, तो उस चार्ज पर ये किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। ये जो एरिया है, ये एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है, ये इस पूरे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, वो एरिया जहाँ पर वो अपना प्रभाव डाल सकता है। चलिए अब मान लेते हैं हमको कंसेप्ट को समझना है कि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग देखेंगे जो ग्रेविटी चैप्टर पढ़े हैं ना 9th में, ग्रेविटेशन चैप्टर, उससे रिलेट करके पढ़ेंगे जो भी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, अच्छा बच्चों एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाया था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो हमारा अंदर में रहता है, ये प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। प्लस का भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है, माइनस का भी बन सकता है। इसे कहते हैं पॉइंट चार्ज, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डिफाइन जब पोटेंशियल कर रहे हैं तो वहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हमेशा पॉजिटिव चार्ज को ही लाया जाता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है, जिसको रख के टेस्ट करें, ठीक है, अट्रैक्शन या रिपेल, तो ये टेस्ट चार्ज। अब यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक प्लस चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, क्लियर है। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि एक 1 कूलम्ब का पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ है, इन्फिनिटी में है, तो इस इन्फिनिटी से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, ठीक है। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इन्फिनिटी का मतलब कि वो डिस्टेंस है जहाँ पर कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कोई असर नहीं डाल सकता। जरूरी नहीं कि इतना दूर जा कर के हो, यहाँ भी हो सकता है, इसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो इन्फिनिटी कहलाता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से इसके अंदर में लाने के लिए हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। पहले मैं आपको इन्फिनिटी का कुछ और कंसेप्ट को क्लियर करता हूँ। देखिए इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि चार्जेस जब इन्फिनिटी पर हैं, बहुत सारे चार्जेस इन्फिनिटी पर हैं, तो मान लीजिए ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये 3 तरह के चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं, और ये सारे इसके लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके लिए इन्फिनिटी पर है। अब इन्फिनिटी पर रहने का मतलब है कि ये चारों चार्जेस आपस में एक दूसरे को अफेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, आपस में भी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, और साथ में इससे भी कोई इन पर इफेक्ट नहीं है। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एनर्जी होता है। आप पोटेंशियल पढ़े ना कि हाइट पर जब वाटर को रखा जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। तो पोटेंशियल क्या है कि एनर्जी पोजीशन के कारण, क्लास 9th में क्या पढ़े थे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या था, पोजीशन के कारण, हाइट के कारण, ओरिएंटेशन के कारण। तो इसी तरह से यहाँ पर जो चार्जेस एक दूसरे के नज़दीक में रहेंगे और एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, अट्रैक्ट और रिपेल करेंगे, तो उसके कारण उनके आपस की एक एनर्जी होगी, वो एनर्जी अट्रैक्ट और रिपेल करने के टर्म्स में होगी। यदि वो आपस की एनर्जी, वो नज़दीक रहेंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। यदि उनके पोजीशन पर डिपेंड करता है, तो चार्जेस जब दूर दूर पर हैं तो उस केस में उनके बीच कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और वे क्या हैं, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो उनके बीच की कोई एनर्जी नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। अब आते हैं जो हम लोगों ने डिफाइन किया था बच्चों कि इस हमारे पास ये है फील्ड है, और इस फील्ड में हमें किसको लाना है, 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाना है। अब यहाँ लाएंगे तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ ये लाना है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो चलिए यहाँ तक तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ तक कोई उस पर असर नहीं पड़ेगा, आराम से ला सकते हैं।
अब इसके अंदर में जैसे ही हम इसको एंटर कराएंगे तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, तो इन्फिनिटी इसलिए इतना दूर डिफाइन ना करेंगे बल्कि इन्फिनिटी यहीं पर डिफाइन कर दीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे ही वो अंदर घुसता है, अंदर एंटर करता है, तो ये रिपेल करेगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। ये जैसे ही अंदर जाता है तो ये रिपेल करेगा और इसको अंदर नहीं आने देगा। तो यानी कि अंदर जाने के लिए इस तक, किसी भी पॉइंट तक, मान लीजिए इस पॉइंट की हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ए है, तो जब ए पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इस ए पॉइंट तक इस 1 कूलम को लाना है। तो ए पॉइंट तक लाने के लिए फोर्स रिपेल करेगा, इसी वे में आने नहीं देगा। तो हम उस फोर्स के अगेंस्ट में कुछ वर्क करेंगे तब तो ए तक पहुंचेंगे। यहाँ से इस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करेंगे तब तो, रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करेंगे तब तो ए तक पहुंचेंगे। तो जितना वर्क किया जाएगा वो यहाँ आकर इस पॉइंट ए में एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। वर्क डन जो भी किया जाता है वो एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, अब आप इस एनर्जी को ही हम लोग कहेंगे जो इस पॉइंट में आके जमा हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी न कह के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यदि ये 1 कूलम्ब के बजाय हम कुछ और रखते, 10 कूलम्ब 20 कूलम्ब, तो वो और 20 कूलम्ब को यदि हम लोग 20 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाते तो जो वर्क डन करना पड़ता लाने में वो यहाँ एनर्जी के रूप में स्टोर होता और उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती। लेकिन 1 कूलम्ब के लिए यदि डिफाइन करेंगे तो उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे टर्म। क्लियर है। अब इसको एनालॉगी करते हैं ग्रेविटी चैप्टर से। तो ग्रेविटी चैप्टर से जब आप इसको एनालॉगी करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है। आप जब किसी पत्थर को, ईंट को एक पोजीशन तक ऊपर उठाते हैं तो उस दौरान क्या होता है, आप उसको उठाने के लिए वर्क करते हैं ना। क्यों वर्क करते हैं, क्योंकि उस पर एक फोर्स लगता है नीचे की तरफ। वो फोर्स क्या कहलाता है, पत्थर को हम क्या करते हैं कि हमारा ये पत्थर है, इस पत्थर को हम ऊपर की तरफ उठाना चाह रहे हैं लेकिन उस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, mg फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स लगता है। और इस फोर्स के अगेंस्ट में हम इस पर काम कर रहे होते हैं। इस फोर्स के अगेंस्ट में हम इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं, इस पर ऊपर की तरफ काम कर रहे होते हैं। इसलिए ये जो वर्क डन होगा वो एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाएगा उस हाइट पर जा कर के। इसलिए हाइट पर स्टोर्ड जो वाटर रहेगा या पत्थर रहेगा उसमें एनर्जी ज़्यादा रहेगी। कम हाइट पर रहेगा कम एनर्जी रहेगी, क्योंकि जितना हाइट पर जाएगा उतना वर्क डन करना पड़ेगा। उसी तरह से आप बात कर सकते हैं कि हमारा ये, आप इसको ऐसे समझिए कि हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हमारा पॉइंट यहाँ है ए, एक यहाँ है बी, तो यदि यहाँ तक लाया जाए नज़दीक के पॉइंट तक तो कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यहाँ तक लाया जाए तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बी पॉइंट का, क्योंकि यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा और ज़्यादा इस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ा, इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। मैं समझता हूँ कि आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जो किस डिफाइंड होता है किस चीज़ के लिए, किसी चार्ज के अराउंड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सभी पॉइंट का अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन होता है। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है बच्चों, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए कैसे, मान लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पर ए फील्ड है, यह प्लस चार्ज का फील्ड है। ये फील्ड किसका है, प्लस चार्ज का फील्ड है। तो और यहाँ पर हमारे पास जो कूलम्ब है, ये 1 कूलम्ब चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में जब एंटर करा रहे हैं तो रिपल्सन फोर्स होगा और अगेंस्ट फोर्स होगा। उस फोर्स के अगेंस्ट में हमको वर्क करना पड़ेगा और वो एनर्जी यहाँ जा कर के इस पॉइंट पर क्या होगी,
ये जिस ए पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, इस ए पॉइंट पर ये एनर्जी यहाँ आने करके स्टोर्ड हो जाएगी। तो एनर्जी ए पॉइंट की बढ़ी कि घटी, वो अपने साथ एनर्जी बढ़ा कर ला रहा है या घटा कर ला रहा, बढ़ा कर ला रहा ना, तो पॉजिटिव एनर्जी है। आप इसको एनालॉजी समझ सकते हैं कि जैसे ही अर्थ सरफेस से ऊपर आप जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है कि घटती है, बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी। पत्थर की एनर्जी बढ़ती है क्योंकि अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, तो जब भी अगेंस्ट में वर्क किया जाता है एनर्जी बढ़ती है। उसके अपोजिट में यदि मान लेते हैं कि ये 1 कूलम्ब बच्चों, ये 1 कूलम्ब जो है वो आपका नेगेटिव चार्ज है। ये 1 कूलम्ब कैसा है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो 1 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज को यदि यहाँ तक आपको लाना है, ये पॉइंट तक, ये अंदर में जा कर के जाएगा, यहाँ तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पीरियड में, ये अंदर में ही फ़र्क पड़ेगा, आपको याद रखना है। तो ये जो यहाँ पर होगा तो आराम से जाएगा ना। 1 मिनट बच्चों, यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये मान लेते हैं, आप ऐसे समझिए, आपको समझना है, दिमाग में रखना है कि जो अंतर पड़ता है टेस्ट चार्ज में, पॉइंट चार्ज में, पॉइंट चार्ज प्लस या माइनस हो सकता है, इसको तो हम लोग 1 कूलम्ब पॉजिटिव ही रखते हैं। क्लियर है? ये जो हमारा इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये प्लस या माइनस हो सकता है। ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास ये माइनस है। तो ये हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास माइनस है और इस माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें यदि हम लोग 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं तो उस केस में हमारा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यहाँ ये पॉइंट तक लाएंगे तो अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होने से क्या होगा कि ये आराम से आएगा, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं होगा, यहाँ एनर्जी घटेगा। जैसे ऊपर से पत्थर गिरेगा तो एनर्जी घटता है उसका, क्लियर है? आराम से आते उसमें जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो घटती है। उसी तरह से ये एनर्जी घटेगी यानी नेगेटिव एनर्जी होगी। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस को यदि समझना है आपको, तो मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कुछ है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरा बड़ा मैं बनाता हूँ। मान लेते हैं कि आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके 2 पॉइंट हैं। ये एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है बच्चों और एक पॉइंट हमारे पास बी है। तो यदि हम यहाँ से इन्फिनिटी से 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं, 1 कूलम्ब को, तो ए पॉइंट तक लाएंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और बी तक लाएंगे तो कुछ वर्क करेंगे तो बी का पोटेंशियल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और बी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, ए और बी के बीच का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको एक दूसरे फिगर में मैं आपको समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि ऐसे है। अब एक पॉइंट ए यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ से बी पॉइंट तक लाने में जो ये मान लेते हैं कि ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से 1 कूलम्ब को ए तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा ए का पोटेंशियल, फिर बी तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा बी का पोटेंशियल। तो यदि दोनों के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस कहें तो नहीं कहेंगे कि ये ए से बी तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज को, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इजी वे में आपको अब बातें समझ में आई होंगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डेफिनेशन, तो हम लोग देख सकते हैं बच्चों कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इट इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कौन सा पॉजिटिव चार्ज है बच्चों? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहाँ से लाना है? टू मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट का डिफाइन करेंगे उस पॉइंट तक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को देख लेते हैं। दिस इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस। हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने में जो वर्क डन करना पड़ा है। चलिए, क्लियर है? अब हम लोग कुछ दूसरी बातों को समझेंगे। बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी के बुक में देख लेते हैं यहाँ क्या क्या लाइन्स लिखे हुए हैं।
कि लेट अस कंसिडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. चार्जेस डू नॉट फ्लो in a copper wire by themselves, just as water perfectly horizontal. Conducting metallic wire, gravity of course has no right potential difference along the conductor. This difference of potential may be produced by a battery. यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस बताया है इस पोटेंशियल डिफरेंस का. ये पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारे करेंट चैप्टर के लिए. यहाँ एक एनालॉजी बताया है कि लेट अस कंसीडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. यदि आपको फ्लो ऑफ वाटर से बताना है एनालॉजी, तो आप कैसे करेंगे. फ्लो ऑफ वाटर को आप देखिए कि तो बच्चों हम लोग इसको यहाँ पर देखते हैं, उन चीज़ों को एनालॉजी करके देख लेते हैं कि क्या वहाँ पर एक्चुअल में लीक रहा है. 1 मिनट स्क्रीन को थोड़ा सा सही होने दीजिए. क्या मान लेते हैं जो एनसीईआरटी बात कर रही थी वो इस तरह की थी कि यदि हमारे पास एक फ्लो है, एक यहाँ पर मान लेते हैं इस तरह से है, ठीक है. अब यहाँ पर वाटर हमारे पास यहाँ है और ये वाटर है हमारे पास, ये पूरा भरा हुआ है, ये इस लेवल तक है. यानी कि यहाँ वाटर का लेवल इतना है और यहाँ वाटर का लेवल कम है. तो एक तरफ हमारे पास वाटर का लेवल ज़्यादा है और दूसरी तरफ हमारे पास वाटर का लेवल कम है. तो उस केस में क्या होगा कि हमारा वाटर का फ्लो होगा, किधर से किधर होगा. वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से ये इस डायरेक्शन तक फ्लो होगा. ये बच्चों ये फ्लो कब तक होगा, जब तक पूरा का पूरा वाटर, ये दोनों लेवल जो है हमारा वो लेवल सेम नहीं हो जाता. जब तक लेवल हमारा ये सेम नहीं हो जाता, इसका लेवल और इसका लेवल सेम जब तक नहीं हो जाएगा तब तक ये इस तरह से होगा. ये दोनों लेवल जब सेम हो जाएगा मान लेते हैं, तो उस केस में वाटर का फ्लो बंद हो जाएगा. तो चलिए, तो ये वाटर का फ्लो किस कारण से हुआ, क्योंकि यहाँ लेवल का डिफरेंस था और यहाँ पर फोर्स जो है इसको फ्लो कराने के लिए वो जो फोर्स लगा रहा है वो कौन सा फोर्स है बच्चों, वो फोर्स है हमारा ग्रेविटी फोर्स है. कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी का फोर्स. या फोर्स इसको प्रोवाइड कर रहा है फ्लो करने के लिए. तो उसी तरह से जब हमारा करंट फ्लो करता है तो यहाँ भी एक फोर्स होगा. करंट फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो यहाँ भी तो फोर्स लगेगा. वो फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, बैटरी करता है. तो बैटरी में क्या होता है कि बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल है और एक पॉजिटिव टर्मिनल है. तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ कैसे फ्लो करते हैं, क्योंकि ये इस टर्मिनल पर, नेगेटिव टर्मिनल्स पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल पर कम होते हैं. डिफरेंस क्रिएट हो गया ना, जैसे पानी एक तरफ ज़्यादा था एक तरफ कम था. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने के कारण और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम होने के कारण, जहाँ ज़्यादा हों वहाँ से कम की तरफ ही क्या होंगे, फ्लो करने लगेंगे. क्लियर है. तो इस तरह से ये सारा फ्लो होता है. तो ये सारा कंसेप्ट था बैटरी का. एनसीईआरटी के आगे लाइंस क्या कहता है, एनसीईआरटी के लाइंस को हम लोग देख सकते हैं कि एनसीईआरटी के लाइंस में क्या कहा गया है, ये क्या चीज़ें हैं, इसको देखते हैं थोड़ा. जो मैंने अभी आपको डिफाइन किया बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि वाटर की बात किया गया है, हायर लेवल यहाँ पर बात किया गया है, डिफरेंस ऑफ ग्रेविटी फोर्स इन्वॉल्व है. इस फोर्स को हम लोग देख सकते हैं कि ये फोर्स किस तरह का है. तो ग्रेविटी फोर्स की बात की गई है. इलेक्ट्रिक प्रेशर, एक ग्रेविटी का प्रेशर होता है ना, उस तरह से इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा. तो ये जो डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर जो जनरेट करता है, इस डिफरेंस को बच्चों क्या कहा है, पोटेंशियल डिफरेंस. और ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा देता है, हमारा सेल या बैटरी देता है. उनके पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस होता है. ठीक है. अब बच्चों इसमें आपको और क्या टर्म दिए हुए हैं कि ए देख सकते हैं, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी
कंसिस्टिंग वन और मोर सेल्स केमिकल रिएक्शन, ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है इसको देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन विद इन अ सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ दिस सेल। ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बैटरी में आएगा, उनके दोनों में वो केमिकल रिएक्शन, बैटरी के अंदर में केमिकल्स होते हैं, केमिकल रिएक्शन के द्वारा एक तरफ प्लस ज़्यादा हो जाता है एक तरफ माइनस ज़्यादा हो जाता है, ये है ना। तो केमिकल रिएक्शंस के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द चार्जेस इन मोशन। जब कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द चार्जेस, जो वायर के ही चार्जेस को मोशन में कर देंगे, बस वो एक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं मोशन के लिए। and produces electric current. In order to maintain the current in a given electric circuit, cell has to expend chemical energy. तो वो जब तक केमिकल एनर्जी रहेगा तब तक वो चार्जेस प्लस माइनस का बना रहेगा, तब तक वो बहता रहेगा करंट, भगवान की दया से। आगे देखते हैं। We define the electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit positive charge from one point to another. पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मैंने बताया था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में जितना वर्क डन किया जाएगा उसे कहेंगे, यही यहाँ लिखा हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को यदि हम फॉर्मूला में करना चाहें तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, V = W/Q। अब सपोज कीजिए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में W वर्क करना पड़ा, W जूल वर्क करना पड़ रहा। कितने हैं चार्जेस, तो Q चार्जेस हमारे पास है, Q कूलम्ब। तो एक कूलम्ब को मूव करने के लिए कितना कवर करना पड़ेगा, W/Q करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। यदि Q कूलम्ब चार्जेस को मूव करने के लिए W जूल वर्क करना पड़ रहा तो 1 कूलम्ब के लिए W/Q, और 1 कूलम्ब को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो होता है उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया V = W/Q। एनी प्रॉब्लम, नो। अब यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट जो है वो लिखा हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट। एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। इसे हम लोग स्मॉल v से देंगे और पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल भी कैपिटल V से देते हैं और यूनिट स्मॉल v से देते हैं। क्लियर है। 1 वोल्ट के बाद 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को यदि हम लोग डिफाइन करना चाहें कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट इक्वल वाट, तो 1 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, W/Q। ये देखिए बच्चों, ये जो V सिंबल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यदि 1 वोल्ट यहाँ रखना है तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 रखना होगा, यानी कि 1 जूल वर्क 1 कूलम्ब, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा सर्किट है और इस सर्किट के इस पॉइंट से ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 1 कूलम्ब चार्जेस को जाना है, इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जाना है बच्चों, 1 कूलम्ब चार्जेस को जाना है, जो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पर होते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर होते हैं। तो उतने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से जाने के लिए, यानी 1 कूलम्ब चार्ज को जाने के लिए यदि 1 जूल का वर्क करना पड़े तो कहेंगे कि बैटरी के 2 टर्मिनल्स के बीच में माइनस प्लस, ये 2 टर्मिनल्स के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 कूलम्ब का, या किसी भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है। याद रखना कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर जब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में बच्चों याद रखो कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में चूँकि हमारे पास किसी तरह का कोई और भी चीज़ नहीं है ना, क्या है इस इलेक्ट्रिक सर्किट में, और भी तो कोई कहीं पॉइंट ब्रेक नहीं है, कोई और चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, कुछ भी नहीं लगा है, बल्ब नहीं लगा है, पंखा नहीं लगा है। तो इस केस में जब एक्स्ट्रा लोड कहीं पर ना हो तो इसके किसी भी 2 पॉइंट पर हम लोग जब कंसिडर करेंगे, किसी भी 2 पॉइंट पर,
तो वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, यदि बैटरी मान लीजिए 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा तो हर एक जगह पोटेंशियल 3 वोल्ट ही बताएगा। ठीक है। और इसमें जब यदि कोई दूसरा चीज़ इंक्लूड हो जाएगा तो उस केस में हमारा पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट हो सकता है। यदि यहाँ पर कोई बल्ब लगा दिए तो बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल कुछ और हो जाएगा ड्यू टू चेंज इन रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका अपना एक रेजिस्टेंस हो गया ना। मैं आपको आगे बाद में बात हम लोग करेंगे जब कूलम्ब्स लॉ बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चंस को कि क्वेश्चंस क्या हैं हमारे पास। उस क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल से कि हाउ मच इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि चार्ज हमारा है 2 कूलम का और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 12 वोल्ट। तो इसको मूव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। याद रखो बच्चों कि जब भी वर्क पूछा जाए या एनर्जी पूछा जाए तो बात एक ही है, क्योंकि वर्क बराबर एनर्जी होता है, याद रखना। तो वर्क कितना करना पड़ेगा, तो W बराबर V इंटू क्यू हो जाएगा फॉर्मूला। V बराबर W बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू, तो W बराबर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर V क्यू। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लेंगे कि ऐसा यूनिट में है कि नहीं। तो वर्क कितना पड़ा 24 जूल का वर्क पड़ा। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देख लेंगे। क्वेश्चंस हमारे पास क्या हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो नेम और डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। कौन सा डिवाइस है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन बनाता है, कौन मेंटेन करता है, वो सेल है या बैटरी है, ये मेंटेन करता है। मेजर नहीं, मेजर अलग चीज़ हम लोग बात करेंगे, मेंटेन करता है सेल या बैटरी। ठीक है। व्हाट इज मीन्ट बाई सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट, ये भी मैंने मतलब बता दिया है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कॉलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो 6 वोल्ट का बैटरी है तो कितना एनर्जी गिवन होगा ईच कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज आपको कितना बता रहा, ईच कूलम यानी कि 1 कूलम चार्ज है। और इस क्वेश्चन के लिए आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भी कितना दिया हुआ, आपका भी है 6 वोल्ट और क्यू कितना दिया हुआ है 1 कूलम्ब। एनर्जी पूछ रहा है यानी कि डब्लू, तो क्या हो जाएगा डब्लू बराबर V इंटू क्यू 6 इंटू 1 यानी कि 6 जूल का एनर्जी लगेगा। क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एमीटर जो करंट को मेजर करता है और वोल्टमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो एक कैसे लगाए जाते हैं सर्किट में। एमीटर को हमेशा ही हम लोग सीरीज में लगाते हैं, मैंने पढ़ा था, और वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाते हैं। इनके बीच में डिफरेंस को देख लेंगे हम लोग। बच्चों हम लोग एक देख लेते हैं एनिमेशन कि किस तरह से, देखिए हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं AC वोल्टेज सोर्स है और ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हमारा यहाँ पर फ्लो करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये मेन टॉपिक्स नहीं है, हम लोग अभी बात करेंगे अपने उस चीज़ के बारे में। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आ रहा हूँ कि पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्किट जो होते हैं हमारे पास वो 2 तरह के होते हैं। एक तो कि सीरीज़ में होता है और एक होता है पैरेलल। तो ये जो सर्किट है ये हमारा सीरीज़ में है और ये सर्किट जो है वो पैरेलल में है। तो सीरीज़ में और पैरेलल में सर्किट के होने का क्या मतलब है, इसको हम समझते हैं कि इसमें सर्किट का क्या मतलब है और पैरेलल में सर्किट का क्या मतलब है। देखिए आप देख सकते हैं कि सीरीज़ में जो भी चीज़ें हैं, यहाँ तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1 R2 R3, ये कुछ भी हो सकते हैं, बल्ब हो सकते हैं, पंखे हो सकते हैं, कुछ भी। यदि एक लाइन से लगे रहें, ये बैटरी है जो कि वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है, वोल्टेज, तो वोल्टेज वोल्ट बोलते हैं। तो ये एक सीरीज़ में एक लाइन में एंड टू एंड कनेक्शन इसको कहा जाता है। एंड टू एंड कनेक्शन रहे तो ये हमारा सीरीज कहलाता है। और इस केस में यदि हम लोग देखेंगे ये पैरेलल है कि यहाँ ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, यानी कि 2 पॉइंट के बीच में यदि एक पंखा लगा हुआ है, एक बल्ब है और एक कुछ भी है, तो इस तरह से है। हमारे रूम जो घर में होते हैं 3 रूम है, तो तीनों रूम में अलग अलग न है। एक रूम का ऑफ करने पर तो तीनों का नहीं हो जाता, लेकिन यदि सीरीज़ में रहता तो एक का ऑफ करने पर तीनों का ऑफ हो जाता।
तो आपको क्लियर है कि पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है। चलिए अब हम लोग इसको आगे की तरफ देखते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये आमीटर किस तरह से लगाते हैं। तो आमीटर को आप देख सकते हैं कि आमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, यानी कि यहाँ हमारा बैटरी है, ये आमीटर है, ये लैंप है। तो आमीटर को कहाँ लगाया गया है, सीरीज में लगाया गया है। जबकि यहाँ वोल्ट मीटर को देख सकते हैं कैसे लगाया गया है, ये रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाया गया है, यानी पैरेलल में लगाया गया है। रेजिस्टेंस के क्रॉस जैसे ही कहेंगे तो क्या हो गया वो, कि वो पैरेलल में लगाया गया। रेजिस्टेंस के पैरेलल में ये वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के पैरेलल में न है। यहाँ से गया ये, यहाँ से ये इधर वोल्टेज चला गया, ये हमारा वोल्ट मीटर, और यहाँ पर ये है हमारा रेजिस्टेंस, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। क्लियर है। इस तरह से अब हम लोग कंसेप्ट समझेंगे कि ऐसा क्यों है, मीटर को जो है हम लोग क्यों सीरीज में लगाते हैं और इसको क्यों पैरेलल में लगाते हैं, इन बातों को समझेंगे। तो इस चीज़ को देखते हैं कि किस तरह से ये होता है। इस क्वेश्चन जो मैंने बताया कि एमीटर को क्यों लगाते हैं हम लोग सीरीज में, उसको देखिए। एमीटर को सीरीज में क्यों लगाया जाता है, सीरीज में हमें एमीटर का मेन पर्पस क्या है बच्चों। तो एमीटर को हमारा मेन पर्पस क्या है, एमीटर के लिए, एमीटर के लिए हमारे पता है कि हम क्या करें। एमीटर के लिए हमारा मेन पर्पस है क्या चीज़ मेजर करना, एमीटर के लिए मेन पर्पस है करंट को मेजर करना। किस चीज़ को मेजर करना हमारा मेन पर्पस है, करंट को मेजर करना। तो जब करंट मेजर करना है तो उस केस में हमको क्या करना होगा, हमें टोटल करंट मेजर हो ऐसा उपाय करना होगा। तो जब यदि हम पैरेलल में लगा देंगे तो टोटल करंट मेजर होगा, तो वो एक दो पॉइंट के बीच में वो पैरेलल में बता रहा है, तो करंट तो चला जाएगा अलग अलग ना। मान लीजिए लेंगे इसको, आप इस तरह से मान के चलिए कि यहाँ से ऐसे ऐसे आ रहा है, यहाँ से एक इधर चला जा रहा है, इधर एमीटर लगा दिए, और यहाँ पर एक अलग रेजिस्टेंस है और यहाँ एक अलग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर आकर करंट बढ़ जा रहा है बच्चों, करंट यहाँ पर बढ़ जा रहा, डिवाइड हो जा रहा, तीन पार्ट में डिवाइड हो जा रहा। जो यहाँ हमारा करंट आ रहा है बैटरी से, वो करंट डिवाइड हो जा रहा। तो एमीटर टोटल करंट को मेजर तो नहीं कर पाएगा ना, एक पार्ट को मेजर कर पाएगा, जितना उससे फ्लो करेगा वो उसके रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कि उस पर कितना फ्लो करेगा। बात समझ में आ गई। चलिए, तो टोटल करंट मेजर करना है, इसलिए एमीटर को हम लोग किस पे लगाते हैं, एमीटर को हम लोग लगाते हैं सीरीज। और एक बात आपको याद रखनी है कि एमीटर का सीरीज में लगाना होता है, टोटल करंट जितना हो सके उससे पास हो जाए, इसलिए उसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम रखा जाता है, बहुत ही लो रखा जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस होता है करंट फ्लो को करने में जो कितना हेल्प करता है। यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगा, और कम होगा तो ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, उसमें जो बाधा उत्पन्न होता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो एमीटर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए ताकि करंट पूरा का पूरा फ्लो करे। ठीक है, तो और यदि उसको हम लोग पैरेलल में रख देंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, आप देखिए बात को। पैरेलल में रखने से हमारे पास क्या प्रॉब्लम आएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास ये ऐसे जा रहा है, और आपको मैं समझाता हूँ अलग तरीके से। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि ये हम लोग कैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये है और इसको ये करंट जा रहा है, और ये हमने एमीटर लगा दिया यहाँ, और यहाँ पर एक है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा एमीटर जो हमने लगाया है, इस एमीटर का तो रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो हो, इसलिए तो जिधर कम रेजिस्टिविटी होगा सारा करंट तो इस साइड फ्लो करने लगेगा ना, इस साइड फ्लो नहीं करेगा, इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, रेजिस्टेंस है कम, रेजिस्टेंस होने के कारण वो एमीटर की तरफ सारा करंट फ्लो करने लगेगा। तो एमीटर क्या हो जाएगा, रफा चक्कर, वो बर्बाद हो जाएगा, सर्किट भी बर्बाद हो जाएगा, इसलिए नहीं लगा सकते बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं। क्योंकि वोल्ट मीटर से हमें क्या मेजर करना होता है, वोल्ट मीटर से हमें मेजर करना होता है पोटेंशियल डिफरेंस।
तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हम लोग डिफाइन किए ना, बिटवीन टू पॉइंट्स। तो जिन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है बच्चों, उन दो पॉइंट के बीच लगा देंगे। क्लियर है? यदि सीरीज में लगाएंगे तो सीरीज में वो किसी भी जगह लगाएंगे तो सेम दिखाएगा, क्योंकि सीरीज में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लेकिन पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, इसलिए पैरेलल में हम लोग लगाएंगे। मान लीजिए कि आपको यहाँ लगाना है ए, इस तरह नहीं, सिर्फ मैं बैटरी यूं ही मैं बना दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपका ये बैटरी है और इस बैटरी से एक यहाँ चला गया और एक यहाँ चला गया और ये आ गया। अब यदि हम पोटेंशियल वोल्टमीटर को यहाँ लगाते हैं और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा, हमें इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में मेजर करने हैं। क्लियर है मेरी बात? कि हमें मेजर किसके करने, ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में मेजर करें। ठीक है, तो हम लोग ये वोल्टेज लगा देंगे। तो ये रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू अलग है और यहाँ वैल्यू अलग है ना, रेजिस्टेंस सिर्फ वायर है तो वायर के रेजिस्टेंस अलग है और यहाँ रेजिस्टेंस अलग है। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस है ये दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर देगा और यहाँ अलग होगा। तो यहाँ का मेजर करना है तो यहाँ लगाना होगा, यहाँ मेजर करना है यहाँ लगाना होगा। क्लियर है? यदि हम लोग पैरेलल में लगाएंगे वोल्टमीटर को तो क्या प्रॉब्लम होगा, पैरेलल में लगाने से प्रॉब्लम ये होगा कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हमने क्या बताया है कि रेजिस्टेंस हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है। क्यों हाई होता है रेजिस्टेंस? क्योंकि पैरेलल में जब लगा रहे हैं तो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करे, वो उससे करंट पास ना करे, अदरवाइज वो करंट को अफेक्ट कर सकता है। तो उससे करंट मेजर तो करना नहीं है, करंट पास करना है, इसलिए हाई रेजिस्टेंस रखते हैं ताकि करंट पास नहीं करे। अब यदि सीरीज में लगा देंगे बच्चों तो क्या होगा, सीरीज में लगा देंगे तो उसका हाई रेजिस्टेंस होता है तो करंट ही पास नहीं करेगा। करंट पास करेगा, करंट को रोक देगा ना, जहाँ पर लगाएंगे वहीं पर करंट को रोक देगा, करंट ही पास नहीं करेगा, आगे जाएगा ही नहीं करंट, ये प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। तो मुझे आई होप कि मुझे आपको सारी बातें समझ में आई होगी। एंड टाटा एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, तब तक पढ़िए ध्यान से अच्छे से।